Today we study effect of temperature on resistance and resistivity और इसके बेसिस पे आपको एग्जांपल 5.8 और 5.9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.5 और 5.8 ये चार क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.8 2018 में राजस्थान बोर्ड का 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल था आपके पास, इसी पैटर्न का आपके पास इसी तरीके का। ये चारों क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं और उसको वहां से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के PDF नोट्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से इसके PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान दो बेटा, हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑन रेजिस्टिविटी। एक तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है, वो इफेक्ट हम दो चीजों के लिए पढ़ेंगे। फर्स्ट जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बेटा कंडक्टर के लिए। किसके लिए? कंडक्टर। तो जितनी भी कहानी है मैं सुनाने वाला हूँ वो सारी की सारी कहानी किसके लिए होगी? कंडक्टर की। अब देखिए कंडक्टर के लिए आपने क्या पढ़ा, लिखना कैसे है नोट्स में वो PDF से देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटर तरीके से। तो कंडक्टर के लिए आपने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है, R = ρL/A, क्लियर है। और रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी है, रेजिस्टिविटी फॉर्मूला हमने कहां से निकाला था, आपने ohms लॉ ड्राइव किया था। I = कितना NEAVD, A को नीचे ले जाओ तो I/A = NE। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी बेटा, EE τ/m, तो EE τ/m। I/A J, ये बन जाएगा NE² τ/m ऑफ E। इसको हम क्या लिखते थे बेटा, कंडक्टिविटी। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/सिग्मा की जगह NE² τ/m, m कहाँ चला गया ऊपर। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना आ गया, m/NE²। ध्यान देना है बेटा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू m और E², ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n और टाउ के। और यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टिविटी के। तो कितने रिलेशन आ गए बेटा, दो। कितने आ गए, ये दोनों रिलेशन आप याद रखेंगे। पहले मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद थ्योरेटिकली आपके पास। तो देखो हमें पहली बात ये पता चली कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी। और दूसरी बात हमें ये पता लगी कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है n और टाउ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n एंड टाउ के, क्लियर है। अब ध्यान दे बेटा, आपने क्या लिया, एक कंडक्टर। क्या लिया, कंडक्टर। ये कंडक्टर में कौन है बेटा, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कंडक्टर में केवल फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होंगे? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन के अलावा भी इसमें और बहुत कुछ है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। कौन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और भी एक और है, कौन, न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कौन से पार्टिकल, न्यूट्रल। सिंबल कोई नहीं होता, अपने समझने के लिए मैंने क्या बनाया, डेल्टा। अब क्या बोला सर, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। तो यहां क्या बना, पॉजिटिव टर्मिनल। यहां क्या बनेगा, that is lower potential point और it is the higher potential point। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, lower potential to higher potential। नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन है और पॉजिटिव के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा तो बताओ इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ कोलिजन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन है बस। और इस न्यूट्रल वाला जो पार्टिकल है ये भी इसके रास्ते में आ गया, इससे भी क्या करना पड़ेगा इसको, कोलिजन। जितना कोलिजन होता है उतना ही डिस्टरबेंस होता है। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो और बार बार आप किसी से टकराते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना, यस।
मतलब जो आप टक्कर कर रहे हो, जो कोलिजन आप दिखा रहे हो, दैट इज डिस्टरबेंस ऑन योर पाथ। तो इसके पाथ में ये क्या है, डिस्टरबेंस। अब ये डिस्टरबेंस ही क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता है क्या बेटा, एक डिस्टरबेंस होता है। क्लियर है आपके पास। अब देखो हो क्या रहा है, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। क्या बढ़ाया, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इन इलेक्ट्रॉनों की आपके पास क्या बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी। हमने बोला क्या बढ़ा रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए इस कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करोगे तो इन इलेक्ट्रॉनों को मिलने वाली थर्मल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पहले कोई एनर्जी थी जिसकी वजह से स्लोली 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 जा रहे थे, अब इनकी एनर्जी क्या कर रही, राइज। जैसी एनर्जी राइज करेगी तो इनकी मूवमेंट ऑफ स्पीड बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो अब क्या होगा, अब होगा क्या कि इनकी स्पीड भी बढ़ेगी और साथ में जो दूसरे पार्टिकल है इनकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये पार्टिकल जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, वाइब्रेट। जैसे ये पॉजिटिव पार्टिकल ये इस तरीके से क्या कर रहा है, वाइब्रेशन। ये वाला पार्टिकल भी इस तरीके से क्या कर रहा है, वाइब्रेशन। कौन कर रहा है वाइब्रेशन, ये पॉजिटिव पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है, लेकिन हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन। अगर ये वाइब्रेशन कर रहे हैं किसकी वजह से, टेम्परेचर बढ़ाने से। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ अपने रास्ते से जा रहा था। अब पहले तो इसको एक कम वाइब्रेट वाला पार्टिकल मिला तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम थी, टकराने के चांस कम थे। लेकिन अगर मान लो इसको ज्यादा वाइब्रेशन वाला पार्टिकल मिलेगा तो ज्यादा टक्कर होने के चांसेस है, कोलिजन ज्यादा। मतलब कि कुल मिलाके टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ा, थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी बढ़ाने से रेट ऑफ कोलिजन बढ़ गया, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ गया। जितना ज्यादा रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस। अरे कौन बढ़ेगा बेटा, रेजिस्टेंस। सर कैसे, समझना। अब देखो बच्चा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन। अब आपने रिले सेक्शन टाइम पढ़ा था ना, कौन सा टाइम, रिले सेक्शन टाइम, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले लेक्चर में पढ़ा था। अब देखिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से हिट करेगा ही करेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से पहले जितना टाइम उसे लगता है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड रिले सेक्शन टाइम। क्या कहलाएगा, रिले सेक्शन टाइम। अब समझना इस बात को, मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्लोली स्लोली चल रहे, या फिर दो अपोजिट ले लो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ठीक है। ये धीरे 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 आ रहे हैं, तो बताओ इनको कोलिजन में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। मतलब कि अभी इनका रिले सेक्शन टाइम क्या है, ज्यादा है। अगर मान लो इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ा दो, आप क्या कर दो, थर्मल एनर्जी बढ़ा दो। अगर थर्मल एनर्जी बढ़ गई तो इन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन का रेट बढ़ गया। इसका मतलब जो पहले स्लोली आ रहे थे अब तेजी से पास आएंगे, और तेजी से पास आएंगे तो कोलिजन में टाइम क्या लगेगा, कम। पहले देखो धीरे 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 आ रहे थे, टाइम ज्यादा लेगा था। अब फास्ट आए तो टाइम क्या लेगा, कम। मतलब कि रिले सेक्शन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो हमने बोला कि दो कंसेप्ट समझा रहा हूं एक साथ यहाँ पे मैं। पहले क्या हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, जिससे रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। मतलब कि डिस्टरबेंस ज्यादा हो गए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। या तो ऐसे समझो या इस तरीके से समझो, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एनर्जी बढ़ी, जिससे रेट ऑफ कोलिजन बढ़ा, और रेट ऑफ कोलिजन बढ़ने की वजह से रिले सेक्शन टाइम क्या हो गया, कम। रिले सेक्शन टाइम क्या हो गया, कम। अब मुझे बताओ, अगर रिले सेक्शन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, जिसकी वजह से ऑल ओवर रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अगर मैं इस पूरे बीच वाले प्रोसेस को हटा दूं तो मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। दैट इज टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमें यही कहानी यहाँ याद रखनी है। हमें क्या पता लगा कंडक्टर में कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और कैसे बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से बता रहा हूं, क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन या जो मॉलिक्यूल है उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी।
जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन के बीच रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ कोलिजन बढ़ने से इनके बीच का जो रिले सेक्शन टाइम है वो पीरियड क्या हो जाएगा, कम, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है इतनी सी। नेक्स्ट देखो बेटा, ये सारी कहानी नोट्स में लिखी हुई है तरीके से, तो वहां से आप कॉपी कर लेना। हमें तो मैथमेटिक रिलेशनशिप चाहिए, तो हमने एक कंसेप्ट समझ लिया कंडक्टर के लिए कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। क्लियर है। अब देखो बेटा, प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। वाई एक्सिस पे हम किसको कंसीडर करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस पे हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा टेम्परेचर। मान लो मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हूँ, कितने पे हूँ, 0 डिग्री पे। कोई भी कंडक्टर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, इसका मतलब कितना केल्विन है, एटलीस्ट 273 केल्विन। अगर इतना केल्विन है तो कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तो है सर। अगर टेम्परेचर है तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ क्या है, थर्मल एनर्जी, और अगर थर्मल एनर्जी है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस भी होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ रेजिस्टेंस है। तो हमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस मटेरियल का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, R0। ये मटेरियल था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, R0 की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होगी। मान लीजिए कितना, 5 ओम है, कितना है, 5 ओम। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस तो 0 नहीं है, कितना है, 5 ओम, मतलब इतना रेजिस्टेंस तो है। ये है 5 ओम की वैल्यू, इतना हाइट हम 5 ओम या इनिशियल रेजिस्टेंस R0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये R0 हो गया आपके पास। अब ध्यान दो, हमने बोला कि अगर आप क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि इस पॉइंट के बाद ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए ये इनिशियल टेम्परेचर था T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में टेम्परेचर राइज करते करते कितने चले गए आप, T2। तो बताओ T2 टेम्परेचर के ऊपर क्या रेजिस्टेंस R0 ही है क्या, नहीं सर, R0 से क्या हो गया, ज्यादा, कितना मान लिया, R। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि T1 टेम्परेचर पे इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, R0, और T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितनी है, R। क्लियर है किसी बात। अब देखो क्या बोला गया, इसका एक और ग्राफ बनाता हूं छोटा सा, ये लो, ये इनिशियल रेजिस्टेंस कितना, R0, ये T1, और इस बार टेम्परेचर हम कम राइज कर रहे हैं, तो ये लो, ये राइज किया मैंने इतना सा, रेजिस्टेंस कितना आया, R। क्लियर है इतनी सी बात। देखो अगर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब मान लो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री था, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये आपके पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यहाँ कितने टेम्परेचर का चेंज हुआ, सर 80 माइनस 0, 80 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हुआ। सर यहाँ कितने का चेंज हुआ, 30 माइनस 0, 30 डिग्री का। क्लियर है। फिर यहाँ मान लो ये था इनिशियल में 5 ओम, और ये आया मान लीजिए आपके पास 80 ओम। ये कितना था इनिशियल में 5 ओम, और 30 डिग्री में मान लो ये कितना आया, 30 ओम रेजिस्टेंस आया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं रैंडमली आपके पास। अब मुझे एक चीज समझा दो कि अगर आपके पास चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना चेंज हुआ, सर 80 हुआ, इनिशियल कितना था 5, चेंज कितने का हुआ, 75। यहां पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां बताओ चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, 30 माइनस 5, अरे फाइनल माइनस इनिशियल कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक बात यहां से हम लोगों को समझ में आती है, और वो बात क्या है कि अगर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब कि टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा चेंज होगी, तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। अगर चेंज इन टेम्परेचर कम है तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम। बात समझ में आई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं
कि अगर मान लो आप ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी ज्यादा चेंजेस आएंगे, अगर आप टेम्परेचर कम चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी चेंजेस क्या होंगे, कम होंगे। तो यहां से हम ग्राफ से रिजल्ट लिख रहे हैं और वो रिजल्ट क्या है कि चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में चेंज किसने निकाला हमने 75 डिग्री, कैसे निकाला 80 माइनस 5, 80 किसके इक्विवेलेंट आर के, 5 किसके आर नॉट के, चेंज कितना आर माइनस आर नॉट, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज कैसे निकालोगे T2 माइनस T1, दैट इज T2 माइनस T1, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा R माइनस आर नॉट प्रोपोर्शनल टू क्या डेल्टा टी, अरे चेंज इन टेम्परेचर क्या लिख सकते हैं डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब ही यही है T2 माइनस T1, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका जो सेकंड रिजल्ट है ना वो जैसे कि राजस्थान बोर्ड की बुक में सीधा लिखा हुआ है कि ड्यू टू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसा रिजल्ट आया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई क्या है कंडक्टर है, उसका इनिशियल टेम्परेचर है 0 और 0 से हम कितना राइज कर रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस है 5 ओम और फिर ये कितना हो गया बेटा आपके पास R इक्वल टू 30, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस है एग्जांपल के तौर पे टेम्परेचर वही है T1 T2 इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इनिशियल रेजिस्टेंस चेंज कर, ये मान लीजिए 100 डिग्री ओम है तो ये हो गया आपके पास 500 ओम। अब ध्यान दो बेटा, क्या बात मैं समझाना चाह रहा हूं, एक कंडक्टर है जिसमें कितने टेम्परेचर का चेंज हुआ 30 डिग्री, दूसरा कंडक्टर है उसमें भी कितना का चेंज हुआ 30 डिग्री का, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर सेम है दोनों के अंदर, पहले वाले का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना 5, बाद में कितना 30, तो इसमें चेंज कितने का हुआ 25 ओम का, यहां बताओ 100 कितना 500, चेंज कितने का 400। सर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि दोनों में टेम्परेचर सेम चेंज हुआ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। अगर आप नोटिस करो तो नोटिस करने वाली बात यह है कि पहले कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस कम है जबकि दूसरे कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा। अरे पहले में R0 की वैल्यू कितनी है 5, दूसरे में R0 की वैल्यू क्या है 100। तो एक बात हमें यह भी समझ में आती है कि जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस कम होगा उसका चेंज इन रेजिस्टेंस भी कम होगा, और दूसरी बात कि जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या होगा ज्यादा। और यही बात आपकी बुक में किस तरह से लिखी हुई है ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज R0। ये क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूंगा तो R माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू क्या R0 डेल्टा टी, प्रोपोर्शनल साइन आएगी कांस्टेंट आएगा, R माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R0 डेल्टा टी। ये क्या है बेटा अल्फा है, क्या है अल्फा, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। That is the relationship between resistance and temperature। ये रेजिस्टेंस और टेम्परेचर है। एक बार पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए जब तक मैं इंक डाल देता हूं। ये अभी बेटा आपने रेजिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप पढ़ा है। ध्यान दे, आपसे पूछा जाता है कि इस अल्फा का यूनिट बताइए, तो इस अल्फा का यूनिट क्या होगा। देखो अल्फा क्या है आपके पास टेम्परेचर
टेम्परेचर कोफिशिएंट है, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट ऑफ डेल्टा टी। क्लियर? अब देखो आर माइनस आर नॉट क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस है तो क्या हुआ? है तो रेजिस्टेंस, ये पूरा रेजिस्टेंस ही है और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। अपॉन आर नॉट भी क्या है? रेजिस्टेंस, यूनिट क्या होगा? ओम। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हो तो यूनिट केल्विन आ जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हो तो यूनिट क्या हो जाएगी? डिग्री सेंटीग्रेड। ओम से ओम क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। केल्विन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन इनवर्स, और डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट। तो आपके पास जो अल्फा है उसके यूनिट क्या है बेटा? केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये इसके क्या है? अभी तो आपने क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे किस तरह से इफेक्ट आता है टेम्परेचर के चेंज की वजह से। अब हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है किसका? रेजिस्टिविटी का। तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, केवल इस फाइनल रिजल्ट को चेंज करना है। क्यों? ध्यान दो, आपने पढ़ा R इक्वल टू रो L बाई A। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जहां रेजिस्टेंस है वहां क्या ले सकते हो? रेजिस्टिविटी। तो इनिशियल रेजिस्टेंस हमने कितना माना था? R नॉट, उसकी जगह क्या अज्यूम कर लेंगे? रो नॉट। फाइनल रेजिस्टेंस R, उसकी जगह कितना बेटा? हम लोग अज्यूम कर लेंगे रो। तो बस ये दो डेटा रिप्लेस करना है, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा R की जगह रो माइनस रो नॉट इक्वल टू अल्फा रो नॉट ऑफ डेल्टा टी। इतनी सी बात क्लियर है क्या? अब यही जो फॉर्मूला है वो आपको एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है बुक के पीछे का, उसमें पूछा है कि शायद आई थिंक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, एक्सप्लेन द रेजिस्टिविटी ऑन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, उसका फॉर्मूला लिखने के लिए कहता है। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? रो माइनस रो नॉट इक्वल टू अल्फा रो नॉट ऑफ डेल्टा टी। एक चीज याद रखोगे, फोर कंडक्टर्स कंडक्टर के लिए क्या होते हैं? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं बेटा? टेम्परेचर। क्लियर है? और इन केस में जो इनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज अल्फा, उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। अल्फा की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। तो अगर बोला जाए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव किन के लिए होता है, तो किसके लिए होता है बेटा? कंडक्टर्स के लिए होता है, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है? प्रोपोर्शनल। और ये जो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तब कोई कांस्टेंट आता है, तो उसकी वैल्यू कैसे आती है? पॉजिटिव। बट अगर यही रिलेशनशिप कैसा हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, और अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करूंगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी आपके पास। तो ये तो हमने पढ़ा किसके लिए बेटा? कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो किसके लिए है? सेमीकंडक्टर। तो उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी बुकलेट में चैप्टर नंबर 16 पूरी एक यूनिट है अच्छी खासी, 6 मार्क्स की बोर्ड के अकॉर्डिंग, और नाम क्या है उसका बेटा? सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो वहां पे हमें सेमीकंडक्टर का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेना है। बाकी हम यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसका बेटा? सेमीकंडक्टर्स। मतलब जो आधे कंडक्टर हैं और आधे इंसुलेटर हैं उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नेचर में ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं, नहीं 14 के एलिमेंट होते हैं, जिसमें एक तो है सिलिकॉन, एक कौन है? जर्मेनियम। नेचर में दो ही तरीके के सेमीकंडक्टर हैं, एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम, और इन दोनों की वैलेंसी कितने की होती है बेटा? 4 की। तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मान लीजिए जर्मेनियम है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टल शेप होती है। क्रिस्टल का मतलब एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनेगा, और सबकी वैलेंसी कितने की है बेटा? 4। इसका मतलब इनके लास्ट ऑर्बिट में कितने फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? बट ऑक्टेट पूरा करना है तो सबको अपनी वैलेंसी बढ़ानी है, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे।
किसके साथ बनाएंगे? अपने नेबर एटम के साथ। इनके पास में जो भी एटम होगा उसके साथ शेयरिंग कर लेंगे। तो ये इसके साथ शेयरिंग करेगा इस तरीके से, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस तरीके से शेयरिंग कर लेंगे। ध्यान देना बेटा, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर। देखो कंसेप्ट क्या रहेगा यहाँ पे, ये हमें पता लगेगा जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? इनवर्सली। किस तरीके से आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल? उसी चीज को हमें क्या करना है बेटा? नोटिस करना है। तो देखो आपने R इक्वल टू कितना पढ़ा? रो L बाई ए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना होता है? तो रेजिस्टिविटी होती है M N E स्क्वायर टाउ। जो रेजिस्टिविटी होता है वो नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलेशन टाउ के इनवर्सली क्या होता है? प्रोपोर्शनल। अब यहाँ टाउ का कोई काम नहीं है, यहाँ डिपेंडेंसी किसकी होगी बेटा? नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम पे। एक चीज समझो, अगर मान लो ये क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है, इसलिए वो हिंदी में बोले जालक संरचना है, मतलब जाल की तरह है एक आपके पास। अगर आप इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर क्या कर दो? बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे। अगर जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ जाएगा और इसकी जगह क्या बन जाएगा? फ्री होल। ये तो होल हो जाएगा और इसको बोलेंगे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो एक टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन मिला, मान लो ये भी टूटा तो फिर हमें यहाँ पे एक और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मान लीजिए ये भी टूटा तो फिर हमें यहाँ पे एक और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो बताओ टेम्परेचर राइज करने से क्या इसके फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? इसके फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। दैट मीन अगर आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पास जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम है वो बढ़ जाएंगे, ये बढ़ेगा। अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, सोचो ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो बताओ रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम। रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम। और अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम। रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम। तो हमें पता क्या लगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिससे रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? रो कम हो जाती है, और रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। अब बताओ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। किन के लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। किन के लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट क्या आएगा? अल्फा। और यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा? नेगेटिव। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो आपकी राजस्थान बोर्ड का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि अल्फा जो आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो किन मटेरियल के लिए नेगेटिव होता है? किन मटेरियल के लिए होता है? नेगेटिव। तो किसके लिए होगा? सेमीकंडक्टर। अब उसने पूछे इसके दो एग्जांपल दो। तो सेमीकंडक्टर में कौन कौन आता है? सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। तो ये दोनों एग्जांपल आपको देने हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्लियर है? अब मैंने कहा था इसके बेसिस के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में जो आपको सॉल्व करने हैं, तो उस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। जो मल्टीपल चॉइस है उसमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद ए बैटरी, द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीज बाय कूलिंग प्रोसेस। एक कंडक्टर है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और उसको कूल किया जा रहा है।
किससे भी कूल करते हैं वो उनकी हेडेक है। कूलिंग प्रोसेसेस को कूल किया आपके पास, और इसका टेम्परेचर, कंडक्टर है, ध्यान रखना इसका, दो मटेरियल होते हैं, तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। ये कंडक्टर है और इसको कूल कर रहे हो, कूल करने का मतलब है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो विल बी, तो टेम्परेचर आप डिक्रीज कर दिए कूलिंग प्रोसेस से, अब पूछ रहे हैं कि इसमें जो करंट हो, जो फ्लो हो रही है, उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आई इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R। रेजिस्टेंस डिक्रीज तो करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो आंसर क्या आएगा, करंट इज इंक्रीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। नेक्स्ट सॉल्व करना है आपके पास मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 5। 2 VI curve of conductor at different temperature as shown in figure. If resistance corresponding this temperature are R1 and R2, then which statement outflow is true? आपके पास I और V के बीच में ग्राफ है और ये दो मटेरियल हैं, इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, इसका रेजिस्टेंस R1 बताया, इसका रेजिस्टेंस क्या बताया है, R2। और बोल रहा है बताओ इस टेम्परेचर T1 और T2 में कौन लार्जर और कौन स्मॉलर, उसके बारे में स्टेटमेंट देना है। तो ओम्स लॉ वाला लेक्चर याद हो तो हमने कहा था कि यहाँ स्लोप के लिए क्या निकालना पड़ता है, tan थीटा, और tan थीटा इज ऑलवेज रेशियो ऑफ y एक्सिस एंड x एक्सिस। y पे कौन है I, x पे कौन है v। आपने देखो क्या पढ़ा है, v इक्वल्स टू IR, हमें I अपॉन v चाहिए, तो v को इधर लाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन r इक्वल टू कितना हो जाएगा, I बाई v। 1 अपॉन r इक्वल टू I बाई v। इसका मतलब जब आप I और v के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट के साथ एंगल कितना बन रहा है, θ1, सेकंड के साथ एंगल कितना, θ2। आप एंगल देख के बता सकते हो कि θ1 लार्जर है किससे, θ2 से। अब tan के साथ प्रॉपर्टी होती है कि tan में एंगल जितना बड़ा होगा मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होगा, इसका मतलब tan θ1 लार्जर होगा किससे, tan θ2 से। बट यहाँ देखो रेजिस्टेंस और tan थीटा एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसके tan थीटा की वैल्यू ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। इसका मतलब R1 लेस देन होगा किससे, R2 से। और ये कंडक्टर है, वो कंडक्टर के लिए आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल है तो जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। दैट मीन T1 इज लेस देन टू T2। तो आपके पास ये ऑप्शन होगा T1 लेस देन टू T2, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है आपके पास। उसके बाद आपको शॉर्ट करना है बेटा वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी मेटल की किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो उसका फॉर्मूला देना है। तो वो कितना था, रो माइनस रो नॉट इक्वल टू अल्फा रो नॉट ऑफ डेल्टा टी। ये अभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बाकी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।